गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पीछे जैसा आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ा था, उसका आप लोगों को पहले रिवीजन करना है। तो आइए, पृष्ठ रसायन में आपने अधिशोषण टॉपिक पढ़ा था। तो अधिशोषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन कण, अणु या आयन ठोस पदार्थ की पृष्ठ सतह से भौतिक आकर्षण बलों यानी दुर्बल वंडरवाल बल, जो भौतिक आकर्षण बल ये वेरी वीक यानी दुर्बल वंडरवाल बल होते हैं, द्वारा जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। इसे फिर से आप लोग ध्यान देंगे। वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन कण ठोस पदार्थ की पृष्ठ सतह से भौतिक आकर्षण बलों द्वारा जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, अधिशोष यानी एब्जॉर्बेट कहलाता है, तथा जो पदार्थ जिस पर कण अधिशोषित होते हैं वह अधिशोषक या एब्जॉर्बेंट कहलाता है। इसके कुछ सामान्य उदाहरण भी दिए गए हैं। तो आइए, नंबर 1, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस या अमोनिया गैस में किसी एक गैस को चारकोल चूर्ण के साथ बंद पात्र में रखने पर गैस के अणुओं का चारकोल की सतह पर एकत्रित होने के कारण गैस का दाब घट जाता है। था जब किसी अधिशोषक की सतह पर कोई कण यानी अणु या आयन अधिशोषित होता है तो उस गैसीय पदार्थ का जो दाब है वो घट जाता है। तो अधिशोषण क्रिया से गैसों के दाब घटते हैं। यहाँ पर ये इसका निष्कर्ष मिलता है। दूसरा उदाहरण एक और दिया गया है, सिलिका जेल। सिलिका कहते हैं SiO2। सिलिका जेल का मतलब ही इसका संतृप्त विलयन होता है। तो सिलिका की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है, अतः वायु में उपस्थित नमी सिलिका जेल की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। तो ये थे अधिशोषण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके साथ साथ इसमें कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी हम आपको बता दें। जैसे बोर्ड में लिखने के बाद डस्टर से हम लोग रब करते हैं तो डस्टर का जो सरफेस होता है वो अधिशोषक का कार्य करता है, अर्थात एब्जॉर्बेंट यानी वो एक। और जो पदार्थ पृष्ठ यानी डस्टर की सतह पर अधिशोषित होता है अर्थात चाक, वो अधिशोष्य कहलाता है। यहाँ पर जो अधिशोषक होता है वो अधिशोष्य के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक इसी तरह से आप लोग जो कपड़ा पहनते हैं, शर्ट वगैरह, पहनने के बाद उसे हैंगर में टांगते हैं, फिर पुनः उन्हें पहनने से पहले फटकते हैं, तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स सतह से बाहर हटते हैं। तो ये कपड़े की सतह पर धूल आदि के कणों का अधिशोषित होना भी अधिशोषण का ही उदाहरण है। तो इस तरह से व्यवहारिक जीवन में भी अधिशोषण के बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आइए, अधिशोषण व अवशोषण में क्या अंतर है। अधिशोषण, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, यह एक सतही प्रक्रम यानी सरफेस फिनोमिना होता है। अर्थात
अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता पृष्ठ की सतह पर अधिक होती है, जबकि अवशोषण वो प्रक्रम है जिसमें अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता बाहरी सतह की अपेक्षा अंतस्थ में अंतःस्थ यानी इंटीरियर पार्ट में अधिक होती है। यह एक स्थूल प्रक्रम यानी बल्क फिनोमिना कहलाता है। तो ये अधिशोषण और अवशोषण की परिभाषाएं भी लिख सकते हैं और एक अंतर भी है। टाइम नोट करो। अब इसी क्रम में दूसरा पॉइंट आता है डिफरेंस का। साम्य अवस्था तत्कालिक होती है। तो अधिशोषण प्रोसेस में साम्य तत्काल यानी तत्क्षण स्थापित हो जाता है, जबकि अवशोषण में साम्य अवस्था मंद होती है। इसी आगे अगला डिफरेंस है अधिशोष्य कण सतह से दुर्बल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। दुर्बल आकर्षण बलों का तात्पर्य यहाँ वंडरवाल बलों से है, जबकि अवशोषण में अधिशोष्य कण सतह से प्रबल रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। रासायनिक बंधों का तात्पर्य यहाँ पर सहसंयोजी बंधों से है। इसी क्रम में चौथा डिफरेंस है अधिशोषण की दर प्रारंभ में अधिक तथा साम्य स्थापित होने पर घटती है, जबकि अवशोषण में दर संपूर्ण प्रक्रिया में समान रहती है। तो ये डिफरेंसेस थे अधिशोषण और अवशोषण में। इसी क्रम में कुछ अधिशोषण से संबंधित शब्दावली दी गई है, वो भी आप लोग जानें। शोषण जॉर्प्शन, विशोषण डिजॉर्प्शन तथा अधिधारण को जानें। शोषण का तात्पर्य है सतह अधिशोषक पदार्थ की सतह पर अधिशोष कणों का वंडरवाल बलों द्वारा जुड़ना। विशोषण का तात्पर्य है अधिशोष्य पदार्थ के कणों का अधिशोषक की सतह को छोड़कर अलग होना, जबकि अधिधारण भी एक तरह से अधिशोषण ही है और ये एक विशेष टर्म है। इसमें अधिशोष्य के रूप में गैसीय पदार्थ होता है, जबकि अधिशोषक के रूप में धात्विक सतह होती है। तो धातु सतह पर गैसीय पदार्थ के अणुओं का अधिशोषण अधिधारण कहलाता है। तो ये कुछ शब्द विशेष थे, इन्हें भी आप लोग बुक में कंसल्ट करेंगे। इसी क्रम में आगे जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। मुक्त अणुओं की संख्या पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं की संख्या दोनों के मध्य एक साम्य अवस्था रहती है। अतः स्पष्ट है कि ताप घटाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। इस प्रकार निम्न ताप पर अधिशोषण की दर बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए, अधिशोषण में मुक्त अणुओं की संख्या का अर्थ है सतह से अलग होना, और अधिशोषित होने का तात्पर्य है पृष्ठ सतह से जुड़ना। मुक्त अणुओं की संख्या और सतह से जुड़ने वाले अणुओं की संख्या दोनों की दर समान होती है, उस समय साम्य स्थापित होता है। और यदि इस पे साम्य अवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए यदि ताप हम बढ़ाते हैं तो अधिशोषण कम होता है। ताप बढ़ाने पर
चूंकि हमारा अधिशोषण सिस्टम भी ऊष्मक्षेपी होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर शाम में पश्चिम दिशा में जाएगा, यानी मुक्त अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अधिशोषण की दर घटेगी। अतः अधिशोषण की दर को बढ़ाने के लिए, यानी साम्य को अग्र दिशा में विस्थापित करने के लिए हमें निम्न ताप आवश्यक होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अधिशोषण निम्न ताप पर तीव्र दर से होता है। इसी क्रम में दूसरी परिस्थिति दी गई है, दाब का प्रभाव। दाब वृद्धि पर पृष्ठ सतह पर गैस का अधिशोषण शीघ्रता से बढ़ता है, अर्थात अधिशोषण के लिए सदैव उच्च दाब अनुकूल होता है, यानी उच्च दाब आवश्यक होता है। इसी क्रम में अगला पॉइंट दिया गया है अनुकूल परिस्थितियों का। पृष्ठीय क्षेत्रफल व भार का उच्च अनुपात अधिशोषण की दर को बढ़ाता है। व्यवहारिक रूप से आप लोग देखते हैं कि बहुत ऐसे रिएक्शंस हैं, उसमें उत्प्रेरक के रूप में धातुओं के चूर्ण, पाउडर या छीलन ये प्रयोग किए जाते हैं। सीधे धातु का प्रयोग नहीं करते, पढ़ते हैं आप आयरन चूर्ण, जिंक पाउडर, निकिल चूर्ण, कॉपर छीलन, ये सब क्यों किया जाता है? सीधे कॉपर का प्रयोग क्यों नहीं करते? पाउडर फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में अधिशोषक पदार्थ यानी उत्प्रेरक यानी धातु का सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण अधिशोषण दर बढ़ जाती है, और अधिशोषण दर बढ़ने से पृष्ठ सतह पर अभिकारक पदार्थों की या अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है। सांद्रता बढ़ने के साथ कणों के पारस्परिक टक्करों की संख्या बढ़ती है। इसके पश्चात औसत गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण सक्रियता यानी क्रिया की दर बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अधिशोषण उत्प्रेरक की सक्रियता में भी सहायक होता है। इसी क्रम में गैस की प्रकृति पर भी अधिशोषण निर्भर करता है। सामान्यतया जो गैस सरलता से द्रवित होती है, अर्थात जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है, उनकी अधिशोषण दर उच्च होती है। क्रांतिक ताप का अर्थ है वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर कितना भी दाब बढ़ा दिया जाए किसी भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। तो वो न्यूनतम ताप, जो गैस जिस ताप पर कोई गैस सरलता से द्रवित हो जाती है, तो उसका क्रांतिक ताप कहलाता है। तो क्रांतिक ताप बढ़ने के साथ अधिशोषण की दर भी बढ़ती है। क्रांतिक ताप बढ़ने के साथ गैस की द्रवित होने की संभावना भी बढ़ती है। तो इस तरह से ये नीचे दिया गया है एक रिलेशन, क्रांतिक ताप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस की द्रवित होने की संभावना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि। तो ये था जो सबसे पहले आप लोगों ने सरफेस में अधिशोषण टॉपिक पढ़ा था, उसका ये रिवीजन है, और ये आज का लेक्चर यहीं से ख़त्म होता है।